सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, स्थान कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा पढ़ेंगे। तो बच्चों, लेसन प्लान के अनुसार हमारे अध्यापन बिंदु इस प्रकार है। पहला, सुरक्षा क्या है। दूसरा, निशस्त्रीकरण। तीसरा, व्यापक परमाणु परीक्षण संधि। चौथा, आतंकवाद। पांचवा, मानवाधिकार आयोग। छठवा, सहयोगमूलक सुरक्षा। और सातवां, भारत व सुरक्षा की नई चुनौतियां। तो सबसे पहले बच्चों, हम सुरक्षा का अर्थ। तो सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो सुरक्षा का अर्थ है कि खतरे से आज़ादी मिलना। तो खतरे से आज़ादी, सुरक्षा। तो सामान्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद को समकालीन विश्व कहते हैं। तो समकालीन विश्व राजनीति में सुरक्षा का अध्ययन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। विश्व स्तर पर अधिकांश देशों को अपनी अपनी सुरक्षा की चिंता लगी रहती है, जिसके लिए वे हथियारों का निर्माण करते हैं, परंतु कभी कभी स्वयं ही हथियारों को समाप्त करने अथवा निशस्त्रीकरण पर जोर देते हैं। वास्तव में निशस्त्रीकरण की अपेक्षा इस पर राजनीति अधिक की गई है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, ये शक्तिशाली राष्ट्र, परमाणु संपन्न राष्ट्र किसी भी स्थिति में अपने सैनिक या हथियारों को, प्रभुत्व को बनाए रखना चाहते हैं। निशस्त्रीकरण की दिशा में कोई भी सार्थक प्रयास पूरा नहीं हो पाता। वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरे के कई नए स्रोत भी है, जैसे आतंकवाद का खतरा, मानवाधिकार का हनन, वैश्विक निर्धनता, शरणार्थी, महामारियां और पर्यावरण के नुकसान। तो बच्चों, वास्तव में ये सुरक्षा है क्या? तो सुरक्षा के परंपरागत धारणा क्या है और अपरंपरागत धारणा क्या है? तो सहयोगमूलक सुरक्षा किस तरह स्थापित की जा सकती है? भारत की सुरक्षा संबंधी रणनीतियां क्या रही है? अब हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सुरक्षा क्या है? सिक्योरिटी, सुरक्षा, सिक्योरिटी। तो हानि से बचाव करने की क्रिया और व्यवस्था को हम सुरक्षा कहते हैं। यह जो सुरक्षा है वो व्यक्ति, स्थान, वस्तु, निवास, देश, संगठन या ऐसे किसी भी अन्य चीज के संदर्भ में प्रयोग हो सकती है जिसे नुकसान पहुंचाया जा सकता हो। दूसरे अर्थों में सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी प्राप्त होना। तो मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा हुआ है। आदमी जब भी अपने घर से बाहर निकलता है तो उसके अस्तित्व अथवा जीवन यापन के तरीकों को किसी न किसी अर्थ में खतरा जरूर होता है। यदि हमने खतरे का इतना व्यापक अर्थ लिया है तो हमारी दुनिया में हर घड़ी और हर जगह सुरक्षा के ही सवाल नजर आएंगे। तो सुरक्षा का रिश्ता बड़े गंभीर खतरों से है। ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय न किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्य क्षति हो जाएंगे और उसकी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में हुआ था। सुरक्षा का तात्पर्य ऐसी स्थिति से था जिसमें राज्य का अस्तित्व बना रहे। सुरक्षा के खतरों में बदलाव के साथ ही सुरक्षा की धारणा भी बदल जाती है। वर्तमान में सुरक्षा की धारणा का विस्तार हो चुका है। सुरक्षा की दो धारणाएं, सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा और दूसरा अपरंपरागत अवधारणा। तो परंपरागत अवधारणा, सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा का अर्थ है सैन्य हमले, युद्ध से सुरक्षा। प्रत्येक देश को अपने पड़ोसी देश या शत्रु देश से सतर्क रहना चाहिए। वह कभी भी आक्रमण कर सकता है, जैसे भारत पर चीन और पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमण या सैन्य हमले। अब हम दूसरा देखते हैं बच्चों, सुरक्षा की अपरंपरागत अवधारणा।
तो सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा के अनुसार खतरा केवल सैन्य हमले या पड़ोसी या विदेशी शक्तियों से ही नहीं है, अपितु वर्तमान विश्व में मानवीय अस्तित्व की चपेट में अनेक नए तत्व विद्यमान हैं। विभिन्न देशों पर आतंकवादी हमले, गृह युद्ध, सीमा विवाद, आतंकवाद, मादक द्रव्य पदार्थों का तस्करी, शरणार्थियों की आवाजाही, पर्यावरण सुरक्षा की समस्या, नई नई बीमारियां, मानवाधिकार का हनन। तो आज विश्व को सैन्य हमले की अपेक्षा इन समस्याओं से अधिक गुजरना पड़ रहा है। आज विश्व के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा के पारंपरिक धारणा बाहरी सुरक्षा, प्रत्येक राष्ट्र अच्छी सैनिक शक्ति की व्यवस्था करना है। दूसरे देश द्वारा किया गया आक्रमण केवल राष्ट्र की संप्रभुता, स्वतंत्रता, प्रादेशिक अखंडता के लिए ही खतरा नहीं, बल्कि देश के नागरिकों की जान मान के लिए भी खतरा बनता है। बाहरी खतरे से देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए देश के पास 3 विकल्प है। तो बाहरी खतरे से देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कौन कौन से 3 विकल्प है? तो एक विकल्प यह है कि आक्रमणकारी देश की बात को मान ले, युद्ध का सामना न करे, आत्मसमर्पण कर दे। यह पहला विकल्प है जिससे युद्ध नहीं होगा। तो इस विकल्प से युद्ध से होने वाला खतरा और जानमाल की हानि से बचा जा सकता है, लेकिन इससे देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता की स्थिति को प्रभावित होती है। कई बार उसे जो देश आक्रमण करना चाहता है उसे धन संपत्ति देकर भी आक्रमण को टालना पड़ता है। ऐसा करना कायरता का प्रतीक भी माना जाता है। दूसरा विकल्प, आक्रमणकारी का सामना करने को तैयार रहना और अपनी सैन्य शक्ति को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करना कि आक्रमणकारी के युद्ध में अपनी विजय के बारे में शंका पैदा कर देना। दूसरा वाला हमारी तैयारी को देखकर डर जाए, वह महसूस करने लगे कि यदि वास्तव में युद्ध किया तो उसे विजय प्राप्ति के बजाय हानि उठानी पड़ेगी। तीसरा विकल्प यह है कि आक्रमणकारी का बहादुरी से मुकाबला किया जाए और सभी साधनों तथा शक्तियों का प्रयोग करके आक्रमणकारी को पराजित किया जाए तथा उसे अपना कदम वापस करने के लिए बाध्य किया जाए। भारत पाक युद्धों में भारत ने ऐसा ही किया। पाकिस्तान को अपने कदम वापस मोड़ने पड़े। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कम से कम नुकसान हो और शत्रु देश का अधिक से अधिक नुकसान हो। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सुरक्षा के परंपरागत तरीके। तो सुरक्षा के परंपरागत धारणा के अंतर्गत युद्ध को रोकना अथवा उन्हें सीमित करना ही सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है। अब इसमें कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो पहला है बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। तो 1648 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक कोई भी राष्ट्र अकेले सैनिक विजय के लिए आश्वस्त नहीं है, तो वे शक्तियां युद्ध से बचने का प्रयास करेगी, सुरक्षा को खतरा उत्पन्न नहीं होगा। इसके विपरीत यदि किसी राष्ट्र की शक्ति इतनी बढ़ जाए कि वह दूसरों पर विजय के लिए सुनिश्चित हो जाए तो युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। सैनिक गठबंधनों में शक्ति संतुलन के कारण शांति बनी रही। पहला देखते हैं अपन त्रिपक्षीय गठबंधन, जिसको हम बोलते हैं धुरी राष्ट्र, ट्रिपल अलायंस। इसमें युद्ध वाले जो राष्ट्र थे, युद्ध करना चाहते थे। इसमें कौन कौन से थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और हंगरी। ये जो अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे, युद्ध में विश्वास रखते थे। दूसरा गठबंधन था ट्रिपल एंता। ये मित्र राष्ट्र थे, ये शांति में विश्वास करते थे। तो इनमें कौन कौन से देश थे? फ्रांस थे, इंग्लैंड और रूस, ये शामिल थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के तानाशाह हिटलर को जब यह सुनिश्चित हो गया कि वह सैनिक विजय हासिल कर सकता है, तो उसने सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। लेकिन जब बाद में उसे जर्मनी की पराजय का एहसास हुआ तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और आत्महत्या कर ली। 20वीं शताब्दी में परमाणु परीक्षणों के युग में आतंक के संतुलन की धारणा का विकास हुआ। दोनों महाशक्तियों के पास
परमाणु हथियारों की बड़ी संख्या है। यदि वह विरोधी के विरुद्ध आक्रमण करता है तो जवाबी आक्रमण में स्वयं उसका विनाश होना तय है। दूसरा हम देखते हैं बच्चों कि सैन्य गठबंधनों का निर्माण। तो परंपरागत सुरक्षा व्यवस्था में गठबंधनों का भी महत्व है, जिसमें सैन्य गठबंधन भी शामिल है। सैन्य गठबंधन का उद्देश्य देश के सैनिक हमले को रोकना, उससे अपनी रक्षा करना। सैन्य गठबंधन बनाकर एक विशेष क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। गठबंधन राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनाए जाते हैं और राष्ट्रीय हितों के बदलने के साथ साथ गठबंधन के स्वरूप भी बदलते रहते हैं। इसे हम अफगानिस्तान के प्रति अमेरिका की नीति से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। 1980 के दशक में जब सोवियत सेना अफगानिस्तान में थी तो अमेरिका ने इस्लामी उग्रवादियों को बढ़ावा दिया था, लेकिन जब ओसामा बिन लादेन के अलकायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने अमेरिका में हमला किया तो अमेरिका ने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों ने अलकायदा के ठिकानों को निशाना बनाया और दिसंबर में अफगानिस्तान से तालिबान शासन का अंत हो गया। अब हम देखेंगे बच्चों वर्तमान समय में सैन्य गठबंधन के रूप में नाटो। तो नाटो एक सैन्य गठबंधन है और इसके कौन कौन से मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, नाटो का फुल फॉर्म हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका संगठित गठबंधन है। तो ये जो गठबंधन है नाटो, इसका पहला उद्देश्य क्या है? यूरोप पर हमले के समय अवरोध की भूमिका निभाना, सैन्य एवं आर्थिक विकास के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए यूरोपीय देशों की सुरक्षा छतरी प्रदान करना, भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ होने वाले संभावित युद्ध के लिए यूरोप एवं अमेरिका के लोगों को मानसिक तौर पर तैयार रखना। तीसरा बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा में माना गया है कि किसी देश की सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसकी सीमा से बाहर से होता है। इसकी वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, और इस निर्मम मैदान में कोई ऐसी एक ताकत नहीं जो देशों के व्यवहार और बर्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंकुश रखने में सक्षम हो। किसी देश के भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है, इसे सरकार कहते हैं। लेकिन विश्व राजनीति में ऐसी कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं है जो सबके ऊपर हो। यह सोचने का लालच हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी सत्ता है जो विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखती है। बहरहाल अपनी बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों का दास है और इसके सदस्य देश जितनी सत्ता इसको सौंपते हैं और स्वीकारते हैं उतनी ही सत्ता संयुक्त राष्ट्र संघ के पास प्राप्त है। अतः विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। अब हम चौथा देखेंगे बच्चों, विश्वास बहाली। तो पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के अंतर्गत सुरक्षा का एक उपाय यह भी है कि विश्व के विभिन्न देशों के प्रति विश्वास की भावना का विकास किया जाए। यह तभी संभव है जब ऐसे देश जो सैनिक हथियार को रखते हैं और अन्य देशों को इसकी सही उद्देश्य की जानकारी देते रहे और अपनी अपनी सैनिक शक्ति का एक दूसरे को ब्यौरा देते रहे, तभी एक दूसरे के प्रति विश्वास बहाली होगी और एक दूसरे का विश्वास प्राप्त करेंगे। कई बार आपसी विश्वास की कमी के कारण दूसरे के उद्देश्य के संबंध में हमारे दिल में गलत धारणा या शंका बढ़ने लगती है। दूसरे देश की आक्रमण की तैयारी, ऐसी शंका के कारण दूसरे देश अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने लगते हैं, जिससे युद्ध की संभावनाएं बढ़ने लगती है और बाहरी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। यदि एक देश अपनी सीमा पर सैनिक शक्ति बढ़ाने और सैनिक गतिविधियों में अचानक वृद्धि करने लगता है
या अपने सैनिक सुरक्षा बजट को एकदम 2 गुना या 3 गुना कर लेता है तो पड़ोसी देश उसकी इन गतिविधियों से शंका पैदा करता है और उनमें विश्वास के स्थान पर अविश्वास बढ़ने लगता है और युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती है तथा सुरक्षा हमारी खतरे में पड़ जाती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों निःशस्त्रीकरण। तो निःशस्त्रीकरण का अर्थ है अस्त्र शस्त्र का परित्याग करना, निःशस्त्रीकरण कहलाता है। बच्चों कई बार परीक्षा में पूछा जाता है निःशस्त्रीकरण का अर्थ लिखिए, तो आपको बताना है कि अस्त्र शस्त्र का परित्याग करना या कटौती करना निःशस्त्रीकरण कहलाता है। तो निःशस्त्रीकरण सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में निःशस्त्रीकरण सबसे चर्चित रहा है। निःशस्त्रीकरण को लेकर वैश्विक स्तर पर राजनीति होती रही है। निःशस्त्रीकरण वर्तमान युग की सबसे अधिक महत्वपूर्ण समस्या है क्योंकि इसी समस्या का समाधान यह निश्चित करेगा कि मानव जाति शांति की ओर बढ़ेगी या विनाश को प्राप्त होगी। शस्त्रीकरण के राष्ट्रों के मध्य में भय और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न करता है। निःशस्त्रीकरण के द्वारा भय और मनमुटाव को कम करके शांतिपूर्ण सहयोग को सुविधापूर्ण और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। आज सभी राष्ट्र शांति चाहते हैं परंतु ऐसा करने में वे अपने आप को असमर्थ पाते हैं क्योंकि राष्ट्रों के बीच शस्त्रों की अंधी दौड़, सेनाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि, अणुबम का निर्माण, रॉकेट तथा अंतः महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों के भंडार में निरंतर वृद्धि हमारे लिए सुरक्षा के लिए अत्यंत ज्वलंत प्रमाण है। आज मानवता की सबसे बड़ी आवश्यकता निःशस्त्रीकरण की है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों निःशस्त्रीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो निःशस्त्रीकरण का अभिप्राय है शस्त्रों का परित्याग, कटौती तथा नियंत्रण। निःशस्त्रीकरण एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका प्रयोग शस्त्रास्त्रों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम अथवा समाप्त करना है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों निःशस्त्रीकरण का महत्व। तो निःशस्त्रीकरण हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? अस्त्र शस्त्र का परित्याग करना या अस्त्र शस्त्र का निर्माण को बंद करना किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है? तो पहला चीज इसका महत्व यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव और भय में कमी होगी। तो आज विश्व के सभी भाग भय, विनाशकारी और आधुनिक शस्त्रों से युक्त है जिसके परिणाम स्वरूप आज विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और भय व्याप्त हो गया है। राष्ट्रीय हितों को लेकर विश्व के सभी राष्ट्रों के मध्य में मनमुटाव है। शस्त्रीकरण की होड़ इस तनाव में और अधिक वृद्धि करके उसे चरम सीमा पर पहुंचा दे रही है। अतः अंतर्राष्ट्रीय तनाव और भय को कम करने के लिए निःशस्त्रीकरण अति आवश्यक है। अब निःशस्त्रीकरण का दूसरा महत्व पढ़ते बच्चों। तो दूसरा महत्व यह है कि निःशस्त्रीकरण के माध्यम से हम उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को खत्म कर सकते हैं। तो शस्त्रीकरण की होड़ राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि करके युद्ध को जन्म देती है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का कारण बनते हैं। इस प्रकार उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अंत करने की दिशा में निःशस्त्रीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तीसरा देखते बच्चों पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार। शस्त्रीकरण की दिशा में किए गए आणविक परीक्षण पर्यावरण में आणविक प्रदूषण फैलाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अब तक विश्व में लगभग 1300 परमाणु परीक्षण किए जा चुके हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि इन परीक्षणों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में फैली रेडियोधर्मिता अंततः मानव जाति के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होगी। अतः पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और उसमें सुधार लाने के लिए निःशस्त्रीकरण आवश्यक है। चौथा महत्व है निःशस्त्रीकरण का युद्धों से बचाव। तो निःशस्त्रीकरण का आधुनिक दर्शन इस संकल्प को बताता है कि आदमी लड़ते हैं क्योंकि उनके पास हथियार है। इस धारणा से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि आदमी सब हथियार छोड़ दे तो सब प्रकार का लड़ना संभव हो जाएगा। अतः निःशस्त्रीकरण का मार्ग अपनाकर युद्धों से बचा जा सकता। पांचवा विश्व शांति और विश्व बंधुत्व के लिए निःशस्त्रीकरण आवश्यक है। तो निःशस्त्रीकरण मात्र युद्ध विरोधी नकारात्मक अभियान ही नहीं है,
बल्कि यह विश्व की सुरक्षा प्रदान कर विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की भावना के प्रसार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों छठवां, निःशस्त्रीकरण नैतिकता के अनुकूल। तो शस्त्रों से युद्ध होता है, युद्ध नैतिक रूप से अनुचित है। युद्ध एक बुराई और अनैतिक युद्ध के साधन के रूप में शस्त्र एक बुराई है। अतः निःशस्त्रीकरण नैतिकता के अनुकूल है। सातवां, मानवता की रक्षा करता है निःशस्त्रीकरण। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य शस्त्रीकरण की दौड़ ने मानवता को जीवन और मृत्यु के दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया। मानवता की रक्षा हेतु निःशस्त्रीकरण अति आवश्यक है। निःशस्त्रीकरण का आठवां महत्व बच्चों आर्थिक विकास में सहायक है। शस्त्रीकरण पर राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता है। विकासशील देशों में आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। राष्ट्रों के द्वारा शस्त्रों में कटौती करने से बड़ी मात्रा में धन मिल सकेगा, जिसे राष्ट्र के नागरिकों की सामान्य भलाई के लिए खर्च किया जा सकता है। युद्ध पोतों तथा हवाई जहाज़ों पर किए जाने वाले व्यय को यदि हम अस्पताल बनाने, खाद्य सामग्री तथा फैक्ट्रियों को बढ़ाने के लिए खर्च करें तो यह अधिक लाभकारी और हितकारी होगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों निःशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधाएं। तो निःशस्त्रीकरण के लिए अब तक अनेक प्रयास किए जा चुके हैं, परंतु इस दिशा में जो प्रयास किए गए हैं उनमें अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो निःशस्त्रीकरण के मार्ग में कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जिसके कारण हमको अभी तक कोई ठोस सफलता प्राप्त नहीं हुई है? उनमें सबसे पहला कारण है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी न होना। तो निःशस्त्रीकरण के मार्ग में पहली बाधा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी न होना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों को सुरक्षा की गारंटी न मिलना भी निःशस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तो बच्चों निःशस्त्रीकरण के मार्ग में दूसरी बाधा है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौती। आज आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बनकर उभरा है। भारत कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का शिकार रहा है, पर विश्व के सभी शक्तिशाली राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी आतंकवाद का शिकार रहा है। आतंकवादी विश्व शस्त्र बाजार से अत्याधुनिक शस्त्र प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में राष्ट्र कैसे निःशस्त्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ सकता है? तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौती निःशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा है। अब तीसरा देखते हैं बच्चों, आर्थिक लाभार्जन संबंधी जो दबाव है वो भी निःशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे जो पूंजीवादी पश्चिमी देशों ने शस्त्रों के निर्माण करने वाली कंपनियों के मालिक और शस्त्रों के व्यापारी आदि कुछ तत्व राजनीतिक दबाव समूह के रूप में राजनीति में सक्रिय रहते हैं और अपने देश की सरकार पर अपना प्रभुत्व बनाने का प्रयास करते हैं। निःशस्त्रीकरण की दिशा में किया गया कोई भी प्रयास इनके लाभार्जन के उद्देश्य के विरुद्ध हो जाता है। निःशस्त्रीकरण को अपनाए जाने से देश के कारखाने बंद हो जाएंगे, बेरोजगारी में वृद्धि होगी, देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और आर्थिक संकट की संभावना बढ़ जाएगी। अब हम चौथा पढ़ेंगे बच्चों, निःशस्त्रीकरण के मार्ग में जो बाधा है वो है प्राथमिकता का प्रश्न। तो निःशस्त्रीकरण के मार्ग में एक प्रमुख बाधा यह है कि पहले निःशस्त्रीकरण किया जाए या पारस्परिक राजनीतिक विवादों एवं समस्याओं को हल किया जाए। निःशस्त्रीकरण हो जाने पर राजनीतिक विवादों एवं समस्याओं का सुगमता के साथ समाधान किया जा सकता है। पांचवी बाधा है बच्चों निःशस्त्रीकरण के मार्ग में, वो है राष्ट्रवाद और प्रभुसत्ता की भावना। तो राष्ट्रवाद और प्रभुसत्ता की अपनी भावना के कारण विश्व का कोई भी राष्ट्र यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसकी निःशस्त्रीकरण की क्रियान्वयन की जांच के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जाए। निःशस्त्रीकरण के मार्ग में छठवां जो बाधा है वो है राष्ट्रों में परस्पर अविश्वास व सुरक्षा की भावना, जिसके कारण निःशस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा
राष्ट्रों के मध्य अविश्वास की भावना और असुरक्षा का भय है। 7वां, छोटे राष्ट्रों में निःशस्त्रीकरण के प्रति उदासीनता। तो विश्व की महाशक्तियों ने आणविक अस्त्र शस्त्रों के अपार भंडार बना करके रखे हुए, परंतु जो छोटे राष्ट्र है वो अभी अस्त्र शस्त्र के निर्माण में बहुत पीछे है। वे भी अपने अस्त्र शस्त्र के भंडार में वृद्धि करने के इच्छुक है, अतः वे निःशस्त्रीकरण के प्रति उदासीन दिखते हैं। निःशस्त्रीकरण के मार्ग में 8वीं बाधा, निःशस्त्रीकरण की सीमा के अनुपात का प्रश्न। तो शस्त्रों के अनुपात के प्रश्न को लेकर देशों के मध्य में पारस्परिक अविश्वास की भावना बनी रहती है। इस प्रकार निःशस्त्रीकरण के अनुपात का प्रश्न भी निःशस्त्रीकरण के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है। 9वां, नए देशों के आणविक शक्ति संपन्न बनने के प्रयास। पाकिस्तान जैसे विश्व के कुछ देश आणविक शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त यह अनुमान लगाया गया है कि इजराइल, ईरान, दक्षिण अफ्रीका ने अणुबम तैयार कर लिए हैं। परिणाम स्वरूप निःशस्त्रीकरण की दिशा में बाधा उत्पन्न हो जा रही है। 10वां, निःशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा, आणविक अप्रसार संधि एवं व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT। तो अन्यायपूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण निःशस्त्रीकरण में यह भी हमारे लिए बाधा बनकर उभरी है। सही मायने में बड़े राष्ट्र दिल से एवं विश्व मानव समुदाय के हित के नजरिए से निःशस्त्रीकरण के लिए कार्य नहीं कर पाते। अब निःशस्त्रीकरण के लिए प्रयास। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में निःशस्त्रीकरण के लिए क्या प्रयास किया गया है, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्या प्रयास किया गया है निःशस्त्रीकरण के माध्यम से। तो निःशस्त्रीकरण के प्रयासों का इतिहास बहुत पुराना है। पहली बार वेस्ट फेनिस संधि में सामरिक शक्ति की कमी लाने और अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की बात सन 1948 में की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निःशस्त्रीकरण के लिए प्रयास किए गए। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो निःशस्त्रीकरण के लिए प्रयास किए गए उसमें कौन कौन सी बातें आती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर की 2री धारा में निःशस्त्रीकरण पर चर्चा की गई है। चार्टर में निःशस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों पर डाल दी गई है। महासभा और सुरक्षा परिषद जो है वो निःशस्त्रीकरण के संबंध में अपनी नीतियां बनाएगी और वो कार्यों को क्रियान्वित करेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1946 में एक अणु शक्ति आयोग की स्थापना की। अस्त्र शस्त्रों को कम करने की योजना तैयार करने के लिए सन 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परंपरागत शस्त्रों के लिए एक आयोग स्थापित की। 11 जनवरी सन 1952 को छठी महासभा में संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई। सन 1954 में सुरक्षा परिषद में रूस ने निःशस्त्रीकरण के संबंध में एक प्रस्ताव पास किया। उसमें यह सुझाव दिया गया था कि सभी राष्ट्र मिलकर निःशस्त्रीकरण की समस्या का हल खोजें। इसके लिए वे अपनी सैनिक संख्या में कमी करें। रूस, चीन व अमेरिका 10 लाख से 15 लाख, फ्रांस एवं इंग्लैंड 6 लाख से 7 लाख एवं अन्य जो देश है वो 2 लाख तक सैनिक रख सकेंगे। निःशस्त्रीकरण के संबंध में 1955 में जिनेवा में एक शिखर सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा खुले आसमान की योजना के मध्य सैनिक योजनाओं के आदान प्रदान और पारस्परिक वायु परीक्षण का प्रस्ताव भी रखा गया। भारत ने 1 दिसंबर सन 1956 में निःशस्त्रीकरण के संबंध में अपना प्रस्ताव रखा। निःशस्त्रीकरण की समस्या को हल करने के लिए निःशस्त्रीकरण आयोग की उप समिति ने जून सन 1957 में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 3 सुझाव रखे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए, वर्षों तक अणु बमों का परीक्षण न किया जाए, इन सुझावों को समुचित रूप से क्रियान्वित किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में 25 सितंबर सन 1961 को राष्ट्रपति कैनेडी ने परमाणु परीक्षण समाप्ति संधि पर हस्ताक्षर करने, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में परमाणु प्रयोगों को रोकने के लिए उनके उत्पादन को रोकने से संबंधित
एक प्रस्ताव रखा, लेकिन ये जो प्रस्ताव है वो असफल हो गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT। तो व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि विश्व भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लगाई गई यह संधि या समझौता है, जिसको हम व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि कहते हैं। इस संधि पर 24 सितंबर सन 1996 को हस्ताक्षर हुए। भारत व कुछ अन्य देशों के द्वारा इस संधि को भेदभावपूर्ण बतलाकर इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया गया। अब तक कुल मिलाकर 154 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 45 ने इनका विधिवत अनुमोदन भी कर दिया है। किंतु संधि के प्रभावी होने के लिए विश्व के सभी 44 देशों के द्वारा इनकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है, जिनके पास परमाणु शस्त्र अथवा परमाणु विद्युत संयंत्र अथवा परमाणु क्षमता उपलब्ध है। तो परमाणु परीक्षण निषेध संधि के विश्लेषण करने से मुख्य रूप से हमको ये निष्कर्ष आता है कि इस संधि के लागू होने पर परमाणु परीक्षण प्रतिबंधित हो जाएंगे, परंतु महाशक्तियों के आणविक शस्त्र भंडारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों आणविक शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा। तो अगस्त सन 1945 के आरंभ में अमेरिका के पास केवल 2 परमाणु बम थे, जिनमें हिरोशिमा और नागासाकी में प्रयोग के साथ ही अमेरिका का जो परमाणु बम का भंडार था वो समाप्त हो गया था। परंतु परमाणु बम की जानकारी और भंडारण के क्षेत्र में अमेरिकी एकाधिकार उस समय समाप्त हो गया जब 29 अगस्त सन 1949 को सोवियत संघ रूस ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया। इसके पश्चात आणविक हथियारों की प्रतिस्पर्धा की दौड़ प्रारंभ हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व की जो विभिन्न शक्तियां थी आधुनिकतम आणविक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होने की प्रतिस्पर्धा सामने आ गई। सन 1974 में भारत ने भी परमाणु परीक्षण पोखरण में आणविक विस्फोट कर दिखाया। अक्टूबर सन 1957 में रूसी स्पुतनिक के सफल परीक्षण के पश्चात अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का युग प्रारंभ हो गया। परमाणु शस्त्रों के क्षेत्र में अमेरिका और सोवियत रूस, इनके पश्चात तीसरा एक शक्तिशाली राष्ट्र और उभर कर आ गया, वो है चीन। पाकिस्तान ने ये 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली गौरी मिसाइल का परीक्षण किया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि और भारतीय दृष्टिकोण। भारत व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के बारे में क्या सोचता है, किस प्रकार का दृष्टिकोण रखता है। तो विश्व शांति के हित के दृष्टि से भारत इस संधि को उचित नहीं मानता। व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के बारे में भारत का दृष्टिकोण क्या है? तो पहला उसका दृष्टिकोण है कि परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने परमाणु शस्त्रों को समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर नष्ट करने की बात स्वीकार नहीं करते हैं। अतः स्पष्ट है कि उनका आणविक निःशस्त्रीकरण में विश्वास नहीं है। दूसरा दृष्टिकोण, भारत की सुरक्षा चीन और पाकिस्तान से प्रभावित होते हैं और ये दोनों ही देश जो है आणविक शक्ति के क्षेत्र में भारत से बहुत आगे है। फिर भी इस संधि में भारत की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को अनदेखा किया जा रहा है। भारत का तीसरा दृष्टिकोण यह है कि चीन और फ्रांस 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के द्वारा इस संधि पर वार्ता के दौरान ही परमाणु परीक्षण किए गए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन देशों का निःशस्त्रीकरण में विश्वास नहीं है। चौथा दृष्टिकोण, भारत इस संधि को अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता के विरुद्ध मानता है। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण सन 1974 में पोखरण में तथा 1998 में आणविक परीक्षण किया। उसका उद्देश्य तकनीकी व वैज्ञानिक उन्नति के क्षेत्र में विकास करना था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सुरक्षा के पारंपरिक धारणा। तो आंतरिक सुरक्षा, पारंपरिक धारणा के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा। तो आंतरिक सुरक्षा पारंपरिक धारणा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यह मुख्य रूप से अच्छी अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था,
आंतरिक शांति आदि पर निर्भर करती है, परंतु आंतरिक सुरक्षा की तुलना में बाहरी सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। जब किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा कमजोर पड़ती है, वहाँ गृह युद्ध, आंतरिक कलह उत्पन्न होने लगता है। ऐसी स्थिति में पड़ोस देश इसका लाभ उठा करके उस पर आक्रमण कर देता है। आंतरिक सुरक्षा की अपेक्षा बाहरी सुरक्षा को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि आंतरिक सुरक्षा की अपेक्षा बाहरी सुरक्षा को किन कारणों से विशेष महत्व दिया जाता है। तो पहला कारण यह है कि दूसरे महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ आंतरिक रूप से एकीकृत एवं शांति संपन्न राष्ट्र के रूप में उभरे। दूसरा, पश्चिम के अधिकतर देशों के सामने अपनी सीमा के अंदर बसे वर्गों, समूह अथवा समुदायों की ओर से कोई चुनौती नहीं थी। सभी राष्ट्रवाद के व्यापक सूत्र से जुड़े हुए थे। तीसरा, शीत युद्ध के दौर में अमेरिका के नेतृत्व में बना पश्चिमी गठबंधन सोवियत संघ के साम्यवादी गुट से ईर्ष्या करता था। दोनों गुटों के मध्य में सैन्य प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इस कारण विभिन्न देशों ने सीमा पार के खतरों पर विशेष ध्यान दिया। चौथा, यूरोप के शक्तिशाली देश उपनिवेशों की जनता के खून खराबे से परेशान थे। ये लोग किसी भी हालत में स्वतंत्र होना चाहते थे। सन 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम में तथा 1960 के दशक में ब्रिटेन को किनिया में ऐसे ही संघर्षों का सामना करना पड़ा। आंतरिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो तीसरी दुनिया के देश, जिसको हम गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं, ये विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों के मध्य में कई अंतर है। तीसरी दुनिया से अभिप्राय है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश, जो अभी अभी नव स्वतंत्र हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा। तो इसके अंतर्गत सुरक्षा के जो अपारंपरिक धारणा है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? आतंकवाद, गृह युद्ध, सीमा विवाद, शरणार्थी और पर्यावरण की समस्या। ये जो है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा है। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों के संबंध में नहीं है। अपारंपरिक धारणा का दायरा बहुत बड़ा है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के समर्थकों का कहना है कि सुरक्षा सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि समूची मानवता को जरूरी है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा भी कहा जाता है। मानवता की रक्षा का विचार जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्य की सुरक्षा से बढ़कर मानता है। सच्चाई यह है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए, उससे कहीं ज्यादा लोग खुद अपनी ही सरकारों के हाथों से मारे गए हैं। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले विद्वानों का यह तर्क है कि खतरों की सूची में अकाल, महामारी, आपदा, इनको भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध, नरसंहार, आतंकवाद साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। विश्वव्यापी खतरे जैसे वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और एड्स तथा बर्ड फ्लू जैसी वर्तमान में हमारे सामने कोरोना, इन महामारियों के मद्देनजर विश्व में सुरक्षा की धारणा बहुत बड़े स्तर पर उभर कर आ रही है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सुरक्षा की गैर परंपरागत चुनौतियां। तो ये जो खतरे हैं गोपनीय व अनिश्चित प्रकार के होते हैं तथा राज्य की परंपरागत सुरक्षा मशीनरी के द्वारा इनका सामना नहीं किया जा सकता। वर्तमान में सुरक्षा की गैर परंपरागत चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो वो है पहला, मानव सुरक्षा। तो सुरक्षा की गैर पारंपरिक धारणा के अंतर्गत राज्य स्वयं भी समाज निर्माण, मानव समाज को खतरा पहुंचाने का एक कारक है। जैसे कि राज्यों की संस्थाएं, सेना, पुलिस और जेल अधिकारियों के द्वारा कितने ही नागरिकों का संहार कर दिया जाता है। सरकार समर्थित सेना तथा पुलिस के द्वारा आंदोलनकारियों को गोली का शिकार बनाया जाता है। बिना मुकदमा चलाए दोषी साबित कर दिया जाता है। कितने ही वर्षों तक लोगों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है।
मानवाधिकार का उल्लंघन किया जाता है, उनकी स्वतंत्रता के अधिकार को नष्ट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों आतंकवाद। तो आतंकवाद मुख्यतः कुछ व्यक्तियों के समूह के द्वारा निजी या सार्वजनिक संपत्ति एवं सुविधाओं के खिलाफ किए जाने वाला आपराधिक कार्य है। बच्चों, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है आतंकवाद क्या है? हिंसा के द्वारा लोगों में भय उत्पन्न करना आतंकवाद है। तो आतंकवाद का उद्देश्य हिंसक कार्रवाइयों के द्वारा समाज या राज्य से अपनी मांगों को मनवाना। आतंकवादी अपनी स्वार्थ सिद्धि की आशा करते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों आतंकवादी कार्यप्रणाली क्या क्या है। तो आतंकवादी कार्यप्रणाली के अंतर्गत राजनयिकों व प्रमुख हस्तियों का अपहरण कर लेते हैं आतंकवादी लोग। विमान, बस, सार्वजनिक वाहनों का अपहरण कर लेते हैं। सार्वजनिक नेताओं की हत्या कर देते हैं। तोड़फोड़ करना, आगजनी करना, बम विस्फोट, मानव बम, जैविक हथियार, रासायनिक हथियार आदि ये सब काम करते हैं। बम विस्फोट वगैरह का काम, कहीं भी बम फेंक देंगे, है ना। और घृणा का वातावरण फैलाते हैं। वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्दोष साधारण जन को और व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उनकी हत्या कर दी जाती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों आतंकवाद के मूलभूत कारण कौन कौन से हैं। तो आतंकवाद का पहला कारण है शोषण और अन्याय की प्रवृत्ति। तो जब से हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ है तो स्वतंत्रता प्राप्ति और नवीन संविधान लागू होने के बाद भी यहाँ पर शोषण और अन्याय में कोई कमी नहीं आई है। शोषित वर्ग की तरफ शासन का ध्यान तभी जाता है जब वे अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। दूसरा कारण है शासक वर्ग की कथनी और करनी में अंतर। तो भारत में भ्रष्टाचार उच्चतम स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक भीषणतम रूप में फैला हुआ है। शासक वर्ग के कथनी और करनी के भेद में अंतर होता है। राजनेताओं, अधिकारियों, उद्योगपतियों के वैभव और शान शौकत को देख करके समाज के जो शोषित लोग रहते हैं, निर्धन रहते हैं, नवयुवक रहते हैं, उनके मन में भारी आक्रोश भर जाता है और वो लोग आतंकवाद गतिविधियों को जन्म देते हैं। तीसरा हम देखेंगे कानून और न्याय व्यवस्था में कमियां। तो विभिन्न राज्यों के पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल, गुप्तचर पुलिस बल, इनमें उचित सहयोग की कमी पाई जाती है। आतंकवाद के विरुद्ध स्पष्ट नीति नहीं है इनकी। तत्काल दंडित करने की व्यवस्था का ना होना भी आतंकवाद का एक कारण है। अब हम देखेंगे बच्चों बेरोजगारी भी जो है वो आतंकवाद के कारण है। भारत में शिक्षित, अशिक्षित, पूर्ण रोजगार और अर्ध रोजगार कुल मिलाकर के इनकी संख्या जो है बेरोजगारी की 15 करोड़ से अधिक है। तो बेरोजगारी की यह स्थिति आतंकवाद का एक कारण बनता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अवैध शस्त्र का निर्माण, ये भी आतंकवाद का बढ़ने का कारण है। तो आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ने का एक प्रमुख कारण है भयानक और आधुनिकतम शस्त्र अवैध रूप से प्राप्त कर लेना। ये बहुत सरल हो गया है तथा अवैध हथियारों के निर्माण का धंधा भी तेजी से बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। आतंकवादी तत्वों को प्रश्रय, राजनीति में संलग्न व्यक्ति व्यक्तिगत व राजनीतिक लाभ पाने के लिए अपराधी व आतंकवादी तत्वों को प्रश्रय देते हैं एवं इनको प्रोत्साहन भी करते हैं। सातवां कारण है सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीति। आतंकवाद का कारण सरकार के द्वारा किसी जाति, क्षेत्र या वर्ग विशेष की उपेक्षा करना है, उनकी समस्याओं का समाधान न करना, वहां समुचित विकास कार्य के प्रति उत्साहित न होना। इस प्रकार से आतंकवाद का जन्म हो जाता है। आठवां विशेष पहचान के लिए कुछ ऐसी विशेष जातीय धर्म समूह के लोग हैं जो अपनी पहचान के लिए पृथक राष्ट्र की मांग करने लगे तथा आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लेने लगे। नौवां आतंकवाद वृद्धि का कारण है आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास का अभाव। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भारी आर्थिक असंतुलन की स्थिति है, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत के 7 राज्यों आदि में समुचित विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इसी तरह महाराष्ट्र संपन्न राष्ट्र है, लेकिन महाराष्ट्र का जो विदर्भ राज्य है आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। असम में पेट्रोल जैसी प्राकृतिक संपदा है, लेकिन इसका लाभ वहाँ के लोगों को बहुत कम प्राप्त होता है। यदि इन क्षेत्रों में आतंकवाद पनपता है
तो इसके लिए समुचित व्यवस्था दोषी है। 10वां है, आतंकवादियों को विदेशी सहायता प्राप्त होती है। अनेक देशों की सरकारें आतंकवादियों को सैनिक प्रशिक्षण, शस्त्र सामग्री उपलब्ध कराती है, शरण देती है। इसके कारण आतंकवादी जो है वो प्रोत्साहित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों आतंकवाद को नियंत्रित करने के उपाय। तो आतंकवाद को नियंत्रित करने का पहला उपाय है कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार। तो ब्रिटिश शासनकाल के समय बनाई गई पुरानी कानून और न्याय व्यवस्था को तत्कालीन समय के अनुसार परिवर्तित किया जाना चाहिए। दूसरा, पुलिस और सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियार से सुसज्जित करना चाहिए। तीसरा, आम सहमति अपनाना। तो आतंकवाद से निपटने के लिए राजनीतिक स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय समस्या को दलीय राजनीति से ऊपर रखकर इसके संबंध में आम सहमति बना करके आतंकवाद राजनीतिक स्तर पर कार्य करना। सामान्यतः आतंकवादी गतिविधियां गिने चुने स्वार्थी प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा अपनाई गई गतिविधि का परिणाम है। आतंकवाद को नियंत्रित करने वाले दोनों वर्गों में भाईचारे को बरकरार रखा जाए, जिससे दोनों जो राष्ट्र है या दोनों क्षेत्र है या दो वर्ग है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनमें एकता शांति के माध्यम से आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। आर्थिक सामाजिक न्याय आतंकवाद को समाप्त करने में भूमिका अदा करता है। भूमि सुधार कानून की कमियों को दूर किया जाना चाहिए। बेरोजगारी दूर करने के लिए शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ा जाना चाहिए। बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने चाहिए। छठवां है आतंकवाद को नियंत्रित करने का उपाय, केंद्र व राज्यों को आपस में मिलकर चलना चाहिए। सातवां, आतंकवाद के सम्मुख समर्पण न करना। शासन को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में आतंकवादियों के सम्मुख समर्पण न करे, उनके विरुद्ध भारी बल प्रयोग करना चाहिए। आठवां, आतंकवादी तत्वों को प्रश्रय न देना। राजनीतिज्ञों को अपराधी आतंकवादी तत्वों को प्रश्रय देना छोड़ना चाहिए। भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जाना चाहिए। नौवां, शासन और जनता के बीच व्यापक सहयोग, लोगों को आतंकवाद के परिणाम से अवगत कराया जाए। आतंकवाद से संघर्ष के लिए उनमें जागरूकता लाई जाए। कठोर अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए कोई ठोस पहल करना चाहिए। भारत में आतंकवादी गतिविधियां। अब भारत में आतंकवादी गतिविधियां किस प्रकार की है? तो आतंकवाद की दृष्टि से भारत की स्थिति जितनी कष्टप्रद और चिंताजनक है, वैसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। भारत में आतंकवाद की शुरुआत स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही हो गई थी। आतंकवाद का उदय उत्तर पूर्वी भारत, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में हुआ। आतंकवादियों के अनेक संगठन सक्रिय है। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी आतंकवाद की स्थिति है। भारत में आतंकवाद की रोकथाम हेतु क्या उपाय किए गए हैं? तो आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधि निरोधक कानून 1985 बनाया गया है, जिसमें सरकार के विरुद्ध किए गए कार्य को राष्ट्रद्रोह माना गया है। इसकी सजा बढ़ा करके उम्र कैद कर दी गई है और जिन क्षेत्रों में जिस किसी के पास भी बिना लाइसेंस के अधिकार के शस्त्र पाए जाएंगे तो उनको 3 साल की सजा दी जाएगी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों आतंकवाद निरोधक कानून पोटा। यह परीक्षा में आ चुका है बच्चों। पोटा का फुल फॉर्म लिखिए। तो आतंकवाद निरोधक कानून को हम क्या कहते हैं? पोटा। तो 26 मार्च सन 2002 को संसद की संयुक्त बैठक में पोटा आतंकवाद निरोधक कानून पारित किया गया, जिसे 2 अप्रैल सन 2002 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया गया। पोटा के तहत गिरफ्तार में 1 वर्ष तक जमानत नहीं मिलेगी, 90 दिन तक हिरासत में रखा जाएगा, उम्र कैद, कत्लेआम मचाने वाले को मौत की सजा दी जाएगी, आतंकवादी की सद्भावना करने वालों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, पुलिस के द्वारा टेलीफोन टेप करने का अधिकार भी शामिल है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 NIA संसद में पास किया गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मानवाधिकार। मानव के अधिकारों की रक्षा करना मानवाधिकार। तो आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व फ्रांसीसी लेखक रूसो ने लिखा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, पर हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इस कथन के द्वारा रूसो ने शोषण और असमानता के बंधनों में जकड़े लोगों की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों का उपभोग करने की आकांक्षा को व्यक्त किया। अब हम पढ़ेंगे कि मानवाधिकार का अर्थ। तो मानव जीवन का चरम लक्ष्य अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का अधिकाधिक विकास करना है, जिसके लिए उसे कुछ ऐसी सुविधाओं और परिस्थितियों की आवश्यकता होती है जिनके अभाव में न तो उसके जीवन का अस्तित्व ही संभव है और न ही वह अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करके पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में, मानव अधिकार मानव के वे नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अधिकार हैं जो मानव जाति को जन्मजात गरिमा और सम्मान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, ये मानव अधिकार जो है उसको हम संक्षेप में किस प्रकार। तो वे अधिकार जो मानव के जन्मजात होते हैं और जो उसके जीवन के अभिन्न अंग होते हैं उसको हम मानव अधिकार कहते हैं। वे अधिकार जो मानव जीवन और उसके विकास के लिए आधारभूत होते हैं उसको हम मानवाधिकार कहते हैं। वे अधिकार जिनके उपभोग के लिए उचित सामाजिक दशाओं और परिस्थितियों का होना एक पूर्व शर्त है वो मानवाधिकार है। वे अधिकार जिन्हें मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं और मांगों के रूप में प्रत्येक राज्य को अपने संविधान तथा कानून में सम्मिलित कर लेना चाहिए वो मानवाधिकार है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानव अधिकारों पर कुठाराघात के कारण भविष्य में मानव अधिकार की रक्षा हेतु ठोस व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता अनुभव हुई। व्यवस्था संबंधी इस आवश्यकता की पूर्ति का दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ ने ग्रहण किया और इसके लिए उसने श्रीमती एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की। विश्वव्यापी घोषणा पत्र, मानव अधिकार का विश्वव्यापी घोषणा पत्र तैयार करके संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा से स्वीकृत कराने वाले संघ मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष श्रीमती एलोनोर रूजवेल्ट घोषणा पत्र में संपूर्ण मानव समाज के लिए मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मानव अधिकार के प्रकार। तो मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पत्र एक प्रस्तावना और 30 धाराएं अनुच्छेद है। अब इसमें जो मानव अधिकार है उसमें कौन कौन सी बातें की गई है। नागरिक व राजनीतिक अधिकार, तो इसमें कौन कौन से नागरिक व राजनीतिक अधिकार हैं। धारा 1, सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। धारा 2, सभी को इस घोषणा में सन्निहित सभी अधिकारों और आज़ादियों को प्राप्त करने का हक है। धारा 3, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। धारा 4, कोई भी गुलामी या दासता की हालत में नहीं रखा जाएगा। धारा 5, किसी को भी शारीरिक यातना न दी जाएगी। धारा 6, हर किसी हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति प्राप्त करने का अधिकार है। कानून की निगाह में सभी समान कानूनी सुरक्षा के अधिकारी है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सामाजिक व आर्थिक और धार्मिक अधिकार। स्त्री पुरुषों को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की रुकावटों के आपस में विवाह करने का अधिकार है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों शैक्षिक, सांस्कृतिक व अन्य अधिकार। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने का अधिकार है।
अब हम पढ़ेंगे बच्चों मानव अधिकार घोषणा पत्र की आवश्यकता व महत्व। तो मानवीय अधिकार आयोग, इसकी अध्यक्षा श्रीमती एलोनोर रूजवेल्ट, इन्होंने घोषणा पत्र को समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए मैग्ना पार्टा का नाम दिया। सार्वभौमिक घोषणा पत्र और संयुक्त राष्ट्र संघ के दस्तावेजों से प्रेरित होकर अनेक क्षेत्रीय समझौते भी हुए। ये केवल घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि सदस्य देशों ने हस्ताक्षर कर पूर्ण रूप से इसे स्वीकार किया है। इस प्रकार ये जो मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेदों को सदस्य देशों ने शांति संधियों, न्याय समझौतों आदि के रूप में सम्मिलित कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की विश्व स्तरीय संस्था जो विभिन्न देशों में मानव अधिकारों के संबंध में कार्य कर रही है, उसने अपनी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए हैं। 1982 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 120 देशों में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। इसमें उग्रवादी संगठनों, इसके साथ ही साथ राज्य के सरकारी दमन तंत्र, इनको भी निशाना बनाया गया है। इनकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में मानव अधिकार आयोग की प्रशंसा की गई, किंतु अमेरिका में मानव अधिकारों के हनन के प्रति रिपोर्ट में चिंता जताई गई। एमनेस्टी के रिपोर्ट में यह स्पष्ट करती है कि मानव अधिकारों की दुहाई करने वाले देश खुद मानव अधिकार का हनन करने में सबसे आगे हैं। विश्व में प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। उधर अधिकारों पर खतरा ही बढ़ता जा रहा है। बारूद के ढेर में बैठी मानव जाति अपने अधिकार के अस्तित्व को ही मिटते हुए देख रही है। बच्चों, अब हम मानव अधिकार की स्थिति एवं योगदान के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत मानवाधिकारों के विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और महासभा के अधिवेशनों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। भारत अब अनेकों अंतर्राष्ट्रीय संधियों में शामिल हो चुका है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में तैयार किया गया था। उदाहरण के लिए महिलाओं के राजनीतिक अधिकार विषयक प्रसंविधा, बच्चों के अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रसंविधा, इन पर वो हिस्सा ले चुका है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का संगठन। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसकी स्थापना भारत में 1993 में की गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 8 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में कई बार आ चुका है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य लिखिए। तो पहला कार्य, आयोग, मानवाधिकार आयोग न्यायालय के अनुमोदन से न्यायालय में चल रहे मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित किसी भी मामले की कार्रवाई में हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा कार्य, मानवाधिकार आयोग भारत के किसी भी राज्य की जेल या किसी संस्था, उसमें जो व्यक्ति है उसको सुधारने, बचाने व इलाज के लिए इन स्थितियों में अवलोकन कर अपना सुझाव दे सकती है। मानवाधिकार आयोग का तीसरा कार्य, सरकार द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए कानून के द्वारा प्रदान किए गए रक्षा उपायों की जांच करना और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने की कार्रवाई करना। मानवाधिकार उल्लंघन या हनन की शिकायत की जांच करना। मानवाधिकार संबंधी शिक्षा को प्रोत्साहित करना और इन अधिकारों की रक्षा उपायों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। अब हम पढ़ेंगे बच्चों शिक्षा। मानवाधिकार आयोग शिक्षा के लिए क्या कार्य करती है। वर्तमान समय में विश्व के सभी लोगों को शिक्षा देना एक गंभीर समस्या बनी हुई है। वास्तव में
गरीबी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह एक अशिक्षित व्यक्ति न तो उचित रोजगार प्राप्त कर सकता है और न ही अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकता है। विश्व के अधिकांश देशों, विशेषकर विकासशील देशों में निरक्षरता बहुत अधिक पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक महत्वपूर्ण अभिकरण, बच्चों ये परीक्षा में आता है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को ने विश्व स्तर पर शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। यूनेस्को के संविधान की प्रस्तावना का प्रथम वाक्य है, चूंकि युद्ध मानव के दिमाग में पैदा होता है, इसलिए शांति को सुरक्षित रखने की आधारशिला ही मानव के दिमाग में बनाई जानी चाहिए। अर्थात लोगों को शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक आधार पर जागरूक और शिक्षित बनाया जाए ताकि वे गलत कार्यों की ओर अग्रसर न हों। अब हम देखेंगे बच्चों वैश्विक गरीबी। तो वैश्विक गरीबी ये भी विश्व में आज सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। गरीबी संपूर्ण विश्व में पाई जाती है, परंतु विकासशील तथा नव स्वतंत्र जो देश है उसमें ये अधिक खतरनाक रूप में विद्यमान है। अब ये जो वैश्विक गरीबी है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो खाद्य पदार्थ लोगों को नहीं मिल पाता है, स्वास्थ्य इनका खराब रहता है, रोजगार के अवसर सीमित है, लोगों को कुपोषण, भूखमरी, महामारी जैसी जो विभिन्न परेशानियां हैं समय समय पर इससे जूझना पड़ता है। ये लोग जो है गलत कार्यों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्वास्थ्य। तो विश्व के अधिकांश देशों को आज स्वास्थ्य से संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विश्व स्तर में बढ़ती आर्थिक असंपन्नता तथा वैज्ञानिक उन्नति के बावजूद विश्व के अधिकांश लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित है। आज भी विश्व में विकासशील देशों के लोग चेचा, खैजा, प्लेग, एड्स जैसे बीमारियों से मर रहे हैं। महामारियां, अप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और अन्य सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से ये जो है विभिन्न देशों में फैल रही है। एबोला वायरस, हैंटा वायरस और हिपेटाइटिस, वर्तमान में कोरोना जैसी कुछ नई बीमारियां उभरी है, लेकिन इनका इलाज अभी तक नहीं हो पा रहा है। विकासशील देशों के बच्चे असमय मृत्यु एवं कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। इन्हें स्वच्छ पानी, उचित चिकित्सा सहायता तथा साफ वातावरण नहीं मिल पाता, जिसका नकारात्मक प्रभाव इनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब देखेंगे बच्चों हम शरणार्थी समस्या। तो शरणार्थी का तात्पर्य है एक देश के नागरिकों के द्वारा विभिन्न कारणों से बाध्य होकर दूसरे देश में निवास करने के लिए चले जाना शरणार्थी कहलाता है। तो शरणार्थी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी, जो एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर के अपने जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरे प्रकार के शरणार्थी होते हैं वो आंतरिक विस्थापित शरणार्थी होते हैं, जो देश के एक हिस्से को छोड़कर उसी देश के दूसरे हिस्से में विस्थापित होते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से देश के दूसरे हिस्सों में हिंदुओं का पलायन हो रहा है। आंतरिक विस्थापित शरणार्थी की श्रेणी में आते हैं ये लोग। अब शरणार्थियों की समस्या, शरण प्राप्त करने वाले देश में शांति और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब ये कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है यहाँ पर? गरीबी और भूखमरी। तो गरीबी व भूखमरी की स्थिति में जनता एक देश से दूसरे देश में शरणार्थी के रूप में चले जाते हैं। फिर गृह युद्ध व आंतरिक स्थिति, आंतरिक अशांति के कारण नागरिक जो है बचने के लिए दूसरे देश में शरण ले लेते हैं। तीसरा, राजनीतिक उत्पीड़न। कई बार सरकार द्वारा अपने विरोधियों के जातीय आधार पर राजनीतिक उत्पीड़न किया जाता है तथा उत्पीड़ित समुदाय के लोग सुरक्षा के लिए दूसरे देशों में चले जाते हैं। चौथा, प्राकृतिक आपदा। कई बार भूकंप, बाढ़, महामारी, अकाल आदि के कारण भी लोग जो है वो सुरक्षित स्थानों में पलायन करते हैं।
शरणार्थी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। रोजगार के बेहतर अवसर नहीं होने के कारण लोग जो है एक देश छोड़ करके दूसरे देश में चले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सुरक्षा की अन्य नई चुनौतियां। तो इसके अंतर्गत वर्तमान में सुरक्षा की जो नई चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी है? साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जलापूर्ति, संगठित अपराध, हथियार, मुद्रा एवं नशीली दवाओं का अवैध व्यापार, ये जो है वर्तमान में सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सहयोगमूलक सुरक्षा। तो सहयोगमूलक सुरक्षा से तात्पर्य यह है कि सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों, सुरक्षा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्वयंसेवी संगठन तथा दानदाता संस्थाओं में परस्पर सहयोग, यह कहलाता है सहयोगमूलक सुरक्षा। तो मानवता के लिए खतरा पैदा करने वालों का सामूहिक सुरक्षा के आधार पर सामना किया जाए। आतंकवाद जैसी समस्या से निपटने के लिए सैनिक कार्रवाई उचित हो सकती है, परंतु गरीबी मिटाने, तेल एवं खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने के लिए, अप्रवासियों एवं शरणार्थियों की समस्या तथा महाशक्तियों से निपटने के लिए सैनिक कार्रवाई की जगह में सहयोगमूलक सुरक्षा ही उचित होगी। अब हम देखेंगे बच्चों कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों से सहयोगमूलक सुरक्षा को हम प्रभावशाली बना सकते हैं। तो पहला है सभी देशों को बिना किसी द्वेष एवं अविश्वास के साथ एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। सभी देशों की समस्या से संबंधित जानकारियों को एकत्रित करना और एक दूसरे को सहायता प्रदान करना, शोध कार्यों में एक दूसरे की मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियां बनानी चाहिए। सहयोगमूलक सुरक्षा में देशों के आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी मदद लेनी चाहिए। सहयोगमूलक सुरक्षा में अंतिम उपाय के रूप में सैनिक बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारत में सुरक्षा की रणनीतियां अथवा भारत व सुरक्षा की नई चुनौतियां। तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। विश्व के अन्य देशों की तरह भारत भी सुरक्षा की नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। मौलिक रूप से चुनौतियां दो प्रकार की है, बाह्य एवं आंतरिक चुनौतियां। तो बाह्य एवं आंतरिक चुनौतियों से तात्पर्य उन चुनौतियों से है जिनकी जड़ें देश के बाहर निहित है, जैसे बाह्य आक्रमण व आतंकवाद से देश की सीमाओं की सुरक्षा, भू क्षेत्र तथा नागरिकों की रक्षा। अब आंतरिक चुनौतियों का स्रोत क्या क्या है? देश के अंदर होता हुआ जो चुनौती है, जैसे हम देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं अथवा मानव अधिकारों के उल्लंघन। संक्षेप में बच्चों हम ये कह सकते हैं कि भारत की आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों में आतंकवाद, नक्सलवाद, नकली मुद्रा का व्यापार, संगठित अपराध, साइबर सुरक्षा, गरीबी, मानवाधिकारों का उल्लंघन, भूखमरी व कुपोषण जैसी चुनौतियां शामिल है। तो भारत ने इन समकालीन चुनौतियों के समाधान के लिए परंपरागत उपायों के साथ साथ समय समय पर कई नए कदम भी उठाए हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।